हेलो एवरीवन। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लास्ट क्लास में बच्चों हम बात कर रहे थे लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। वो हमारा पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि विधायी संबंधों के बारे में, कि विधायी संबंधों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। विधायी संबंध विस्तार की दृष्टि से यानी कि अकॉर्डिंग टू स्कोप भी हमने देखे थे। इसके अलावा विधायी संबंध विषय वस्तु की दृष्टि से यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर भी हमने बात करी थी। लास्ट क्लास में हम बात कर आए थे जब हमारा टॉपिक चल रहा था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर, जिसमें हमने 7वीं जो अनुसूची है यानी कि जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट के बारे में मैंने चर्चा करी थी। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो आइए अब आज हम हमारी उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे उन लिस्ट के इंटरप्रिटेशन के जनरल रूल्स के बारे में, यानी कि जो सूचियाँ हम लोग पढ़कर आए थे उनके निर्वचन के सामान्य नियम। ठीक है, जिसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 246 की। आर्टिकल 246 जो बात करता है, रूल्स तो हम देखेंगे, लेकिन आर्टिकल 246 जो मेनली पर्पस है वो बताना है संघ शक्ति की प्रमुखता के बारे में। इट मीन्स यूनियन किस तरह से पावरफुल है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो ध्येय था वो ये था कि यूनियन जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो ताकि देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी बची रह सके। क्लियर। अब आइए, अब आज हम बात करते हैं उसी संघ शक्ति की प्रमुखता की का एक जो उदाहरण हमारे सामने है आर्टिकल 246 उसके बारे में। आर्टिकल 246 को बंद करता है। 246 में देखिए 4 क्लोजेज है। फर्स्ट जो इसका क्लोज है वो कहता है कि क्लोज 2 व क्लोज 3 यानी कि जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, इन दोनों में किसी बात के होते हुए, भले ही क्लोज 2 और क्लोज 3 कुछ भी कहे, इनके बावजूद भी संसद को संघ सूची के विषयों पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। इट मीन्स उसके पास अनलिमिटेड पावर है। संसद के पास क्या कि संसद जो है वो संघ सूची के यानी कि पार्लियामेंट की पावर की बात करी गई है फर्स्ट क्लोज में, कि पार्लियामेंट जो है वो यूनियन लिस्ट के किसी भी टॉपिक के ऊपर क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है। क्लियर हो गई बात। इसी के साथ एक एक्सप्लेनेशन इसमें जोड़ रखा है। ये कहता है कि जनरली यूनियन लिस्ट में जो भी शामिल विषय है उन पर लॉ बनाने का काम यूनियन का ही है, और राज्य तथा स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स है उन पर विधि बनाने का जनरली कार्य किसका है, राज्य के विधानमंडल का है। लेकिन यदि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है यानी कि नेशनल इम्पोर्टेंस का हो जाता है तो संसद उस पर विधि बना सकेगी। अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे, जिसमें हम आर्टिकल 249 की चर्चा करेंगे। फिलहाल आप एक्सप्लेनेशन के तहत इतना याद रखेंगे, अगर कोई टॉपिक जो राज्य सूची में दे रखा है अगर वो राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है, नेशनल इम्पोर्टेंस का हो जाता है, तो उस पर भी पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेक कर सकता है। क्लियर हो गई बात। अदरवाइज यूनियन लिस्ट पर जो यूनियन लिस्ट में कानून बनाने की पावर है वो होगी पार्लियामेंट के पास, और स्टेट लिस्ट में जो कानून बनाने की पावर है वो होगी स्टेट लेजिस्लेचर के पास। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड क्लोज की। फर्स्ट क्लोज हो गया हमारा। सेकेंड क्लोज हमें कहता है क्लोज 3 में किसी बात के होते हुए भी पार्लियामेंट को और राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर को भी क्लोज फर्स्ट के अधीन रहते हुए कॉन्करेंट लिस्ट में यानी कि समवर्ती सूची में बताए गए किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। तो सेकंड हमें क्या कह रहा है, सेकंड बात कर रहा है पार्लियामेंट की पावर की प्लस स्टेट लेजिस्लेचर की पावर की। ये कह रहा है दोनों को ही पावर है कि दोनों ही जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात। आगे थर्ड क्लोज हमें कहता है कि क्लोज फर्स्ट एंड सेकंड की बात की पालना करते हुए, मतलब उनके अधीन रहते हुए, किसी राज्य के विधानमंडल को राज्य सूची में बताए विषय पर उस राज्य या राज्य के किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। ये क्लियर है, लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि वैसे तो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उन पर कौन बनाएगा कानून, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी, लेकिन वो स्टेट लेजिस्लेचर क्लोज फर्स्ट और क्लोज सेकंड इन दोनों के ही प्रोविजंस को के अधीन रहते हुए ऐसा करेगी। यानी कि अगर मान लीजिए कोई विषय जैसे फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय महत्व का हो गया तो उस विषय पर कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। या फिर मान लीजिए कॉन्करेंट लिस्ट का कोई टॉपिक है, स्टेट लेजिस्लेचर ने भी कानून बना दिया और यूनियन ने भी कानून बना दिया और दोनों में आपस में कन्फ्लिक्शन अराइज हो जाता है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना किसकी प्रमुखता होगी, यूनियन के कानून की, संघ के कानून की, यानी कि पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई विधि जो होगी वो प्रिवेल करेगी, वो ही मान्य होगी। क्लियर हो गई बात। अब आइए फोर्थ क्लोज कहता है कि संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है,
भारत का ऐसा राज्य क्षेत्र जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य सूची का ही विषय हो। कहने का मतलब है यूनियन टेरिटरीज़ की हमें बात करते हैं कि अगर यूनियन टेरिटरीज़ है वो राज्य का हिस्सा नहीं है, वो संघ राज्य क्षेत्र जो है, उनके संबंध में विधि कौन बनाएगा बच्चों? पार्लियामेंट बनाएगी। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से हमने आर्टिकल 246 के ये चारों क्लोजेस देखे और समझे। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सूचियों के निर्वचन के सामान्य नियम, कुछ डॉक्ट्राइन्स है आपके कि किस तरह से आप जो है इस लिस्ट को इंटरप्रिटेट करोगे, किस तरह से देखा जाएगा कि यूनियन जो है वो जो बना रही है कानून वो ठीक है या नहीं है, स्टेट बना रही है वो ठीक है या नहीं है। तो आइए इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट डॉक्ट्राइन की, दैट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ विथ एंड सब्सटेंस, सार और तत्व का सिद्धांत जिसे कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब एक विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि दूसरे विधानमंडल के क्षेत्र का अतिक्रमण करती है तो इस संबंध में विधि के सार तत्व यानी कि उसका मूल भाव, इट मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ, समझ में आई बात? सार तत्व का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ, यानी कि जिस पर्पस के लिए वो लॉ जो है उसको बनाया गया है, ठीक है ना, ये हुआ ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ को देखा जाता है। यदि सार रूप में, ठीक है, क्या हुआ? मूल भाव या सार तत्व का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट देखा जाएगा उस कानून को बनाने का, क्या उद्देश्य है उस कानून को बनाने का, ये देखा जाएगा। तो देखिए, यदि कानून का वास्तविक उद्देश्य उस विषय से संबंधित है जिस पर विधानमंडल कानून बनाने में सक्षम है तो उसे मान्य घोषित किया जाएगा, चाहे भले ही वह दूसरे विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण ही क्यों ना करती हो। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा भी था कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक स्टेट है, स्टेट फर्स्ट, और ये है दूसरा स्टेट सेकंड, अगर कोई विधि जो स्टेट 1 ने बनाई है वो अगर इस स्टेट 2 के किसी पर्सन या प्रॉपर्टी पर लागू हो रही है तो ये देखा जाएगा कि ये जो कानून स्टेट फर्स्ट ने बनाया वो कानून का उद्देश्य क्या है। अगर वो कानून वास्तव में इस सब्जेक्ट या उस पर्सन या उस प्रॉपर्टी पर लागू होने योग्य है क्या, ये देखा जाएगा। और यही देखना क्या कहलाता है? सार और तत्व, यानी कि जो मेन मोटो है या मेन मोटिव जो है उस लॉ का, कानून क्यों बनाया गया और किस तरह से वो संबंधित है, ये देखा जाता है कि वो विधानमंडल क्या उस विषय वस्तु के संबंध में कानून बनाने के लिए सक्षम है। यदि है तो वो ऐसा कानून मान्य घोषित किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? अब हम इसे एक केस लॉ के थ्रू क्लियर करते हैं बच्चों। प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ खुलना, बहुत अच्छा केस है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, 1947 का है। इस मामले में डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को अप्लाई किया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस अप्लाई किया गया था इस मामले में। देखिए, बंगाल स्टेट लेजिस्लेचर थी, उसमें ऋण का व्यापार नियंत्रण करने के लिए, मतलब जो ऋण या लोन वगैरह देने से संबंधित जो व्यापार होता है उनको कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट लाया गया। एक्ट था आपका बंगाल मनी लैंडर्स एक्ट 1940। यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, बंगाल मनी लैंडर्स एक्ट 1940, ठीक है ना। ये बंगाल में ये एक्ट लाया गया था। इस पर बंगाल जो राज्य था उसमें ऋण पर ब्याज की दरें निर्धारित कर दी गई थी। भाई कोई भी ऋणदाता जो था, मतलब इस एक्ट में क्या किया था कि जितना भी आपको ऋण पर जो भी ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है, उसकी परसेंटेज डिसाइड कर दी गई थी कि इससे अधिक ब्याज वसूल नहीं किया जा सकता था उस ऋणदाता से। ऋणदाता जो है वो इससे अधिक ब्याज वसूल नहीं कर सकता था ऋणी से, ठीक है। तो इस अधिनियम को चुनौती दी गई, और चुनौती किस आधार पर दी गई? इस आधार पर कि यह बंगाल विधानमंडल के कानून निर्माण की शक्ति से बाहर है, क्योंकि यूनियन लिस्ट में एक सब्जेक्ट था बच्चों, प्रोनोट। यूनियन लिस्ट का जो सब्जेक्ट है प्रोनोट, उसको ये कहीं ना कहीं छू रहा था। और प्रोनोट पर जो विधि बनाने की शक्ति है वो है केंद्र के पास, यानी कि यूनियन के पास में। ये कहकर इसको चैलेंज कर दिया गया। न्यायालय ने डिसीजन दिया कि अधिनियम प्रांतीय विधानमंडल की विधायी शक्ति के अंतर्गत ही है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर ने अपनी लेजिस्लेटिव पावर के भीतर ही इस अधिनियम को पारित किया है। अधिनियम ठीक है, क्योंकि इसका पिथ एंड सब्सटेंस देखा जाए कि क्यों बनाया गया इसको, तो कोर्ट ने ये कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सूची के विषय ऋण और ऋणदाता, जो डेप्ट जो था राज्य सूची का जो विषय है डेप्ट, उससे संबंधित है। भले ही यह सब्सटेंसली मान लीजिए, भले ही आनुषांगिक रूप से संघ सूची के विषय प्रोनोट का ही अतिक्रमण क्यों ना करता हो, बट इस अधिनियम को वैध ठहराया गया।
तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा इसका एग्जाम्पल, ये इस अधिनियम को वैध ठहराया गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड डॉक्ट्राइन की, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। क्लियर? यानी कि छद्म विधायन का सिद्धांत। छद्म का शब्द तात्पर्य हुआ असक्षमता, यानी कि जो आपकी इनकैपेसिटी है, किसी चीज़ के योग्य नहीं होना, जो कार्य कर रहे हैं आप उसके योग्य ही नहीं हैं, ठीक है ना, या फिर छल या कपट करना। तो इस सिद्धांत का जो मेन बेसिक जो आधार है वो यह है कि जो कार्य विधानमंडल डायरेक्टली नहीं कर सकता उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकता। कहने का मतलब है जो कार्य विधानमंडल प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता, ऐसा कार्य वो अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकता। कभी कभी क्या होता है बच्चों की विधानमंडल ये होता है कि ऊपरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि हाँ वो कानून की परिसीमाओं के अंतर्गत काम कर रहा है, कि वो सही काम कर रहा है, जो भी उसको उसकी जो शक्तियाँ हैं वो उसके भीतर काम कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि संविधान की जो लिमिटेशंस होती है, संविधान की जो परिसीमाएं होती है, वास्तव में वो उनका उल्लंघन कर रहा होता है। समझ में आई बात? कहने का मतलब है वो छल कर रहा होता है। तो इस तरीके से क्या कह के रोक लगा दी जाती है कि आप जो है, स्टेट को क्या कहा जाता है, आप जो है जो काम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, यानी कि जिस संविधान का उल्लंघन वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते तो अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तो इस सिद्धांत का काम ये देखना है कि कोई विधायन या कोई कानून जो लाया गया है उस कानून का उद्देश्य कहीं ना कहीं छल कपट तो नहीं है, कहीं वो कानून अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के उपबंधों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। क्लियर हो गई बात? तो आइए हम इसको रेड करते हैं। छद्म विधायन का सिद्धांत। छद्मता का तात्पर्य है असक्षमता से है। इस सिद्धांत का मुख्य आधार यह है कि जो कार्य विधानमंडल प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता, ऐसा कार्य वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकता। कभी कभी विधानमंडल ऊपरी तौर पर तो अपनी शक्ति के भीतर कार्य करता है, लेकिन वास्तव में वह संविधान की परिसीमाओं का उल्लंघन कर रहा होता है। जैसा मैंने भी आपको बताया, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देखेंगे, कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1952। क्लियर? कामेश्वर सिंह की हम बात करते हैं अभी। अब देखिए ये आपका 1952 का मामला है। इस मामले में बिहार राज्य ने कानून पारित किया बच्चों। उस कानून का नाम था बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। ठीक है ना? इस कानून के द्वारा जमींदारों की भूमि अधिग्रहित कर ली गई थी। मतलब जमींदारों की जो भूमि थी गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, उसका अधिग्रहण कर लिया और उन्हें इसके लिए क्या करा, मुआवजा देने की व्यवस्था करी थी। इस कानून में ये कहा कि ठीक है हमने आपकी भूमि अधिग्रहण कर ली है और अब हम आपको क्या करेंगे, मुआवजा दे देंगे इसके बदले में, मतलब आपकी क्षतिपूर्ति, आपको कंपनसेशन दे देंगे इसके बदले में। जमींदारों को माल गुजारी के रूप में मिलने वाली आय के आधार पर मुआवजा देने का प्रावधान किया गया था कि भाई जितनी भी आपकी आय होती है उसके आधार पर हम आपको मुआवजा दे देंगे। इस कानून के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका बिहार भूमि सुधार अधिनियम है, इसके अकॉर्डिंग भूमि अधिग्रहण के पूर्व की समस्त बकाया जो थी वो राजस्व राज्य में निहित हो जानी थी और उसमें से आधी राशि जमींदारों की को मुआवजे के रूप में दिए जाने की व्यवस्था थी। कहने का मतलब है ये कानून क्या कहता था कि जो भी आपका बकाया टैक्स है ना, अगर कोई बकाया लैंड रेवेन्यू है आपका, वो तो गवर्नमेंट के पास, उसमें से हम काट लेंगे उसको और बाकी जो आधी राशि बचेगी वो हम आपको मुआवजे के रूप में दे देंगे। सही बात है क्या? ये सुनकर ही सही नहीं लग रहा होगा, है ना, कि भाई मुआवजा मीन्स मुआवजा आप उसमें से भी काट रहे हैं। ठीक है, जो बकाया थी तो सरकार ने क्या व्यवस्था कर दी इस कानून में कि जो बकाया होगी वो हम राजस्व जो राज्य में है वो बकाया राजस्व राज्य में निहित हो जाएगा, राज्य में वेस्ट हो जाएगा और जो भी आप उसमें से जो आधी राशि होगी वो आपको मुआवजे के रूप में दे देंगे। न्यायालय के समक्ष ये मामला गया, ये विधान सही नहीं लगा, कानून सही नहीं था, चैलेंज किया गया इसको। न्यायालय ने इस अधिनियम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया क्योंकि इसमें जो कंपनसेशन निर्धारित करने के लिए कोई वास्तविक आधार नहीं अपनाया गया था। ऊपरी तौर पर ही यह करने का प्रयास किया गया था, किंतु अधिनियम में जो व्यवस्था दी गई थी उसके परिणाम स्वरूप जमींदारों को कोई प्रतिकर नहीं मिल रहा था। समझ में आई बात? तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन में जो अंतर्निहित भाव है, यानी कि इसका जो पर्पज़ है वो यह है कि विधान पालिका जो है, विधानमंडल जो है, कानून बनाते समय यद्यपि प्रकट रूप से तो अपनी शक्तियों की सीमा के अंतर्गत ही कार्य करती दिखती है, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो वो बहानों का या फिर छद्म का सहारा लेकर, छल कपट का सहारा लेकर अपनी जो विधि की जो सीमाएँ हैं उनको वो क्रॉस करती है, उनका अतिक्रमण करती है। और अगर ये बात सच है कि वो अतिक्रमण करती है इन सीमाओं का या संविधान के प्रोविजंस का उल्लंघन करती है तो उस कानून को अवैध माना जाता है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा आपका डॉक्ट्राइन ऑफ फर्स्ट हमने पढ़ लिया आपका पिथ एंड सब्सटेंस और सेकंड हमने देखा डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे
केंद्र और राज्य विधियों में असंगति। अब हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर जहाँ पर कोई भी किसी विषय पर कानून यूनियन ने भी बना दिया मान लीजिए, और उसी विषय पर कानून स्टेट लेजिस्लेचर ने बना दिया। दोनों के कानून में अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कन्फ्लिक्शन है तो क्या होगा, तो उसके बारे में व्यवस्था है आपकी इन आर्टिकल 254। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो आर्टिकल 254 का क्लोज फर्स्ट कहता है कि जब संसद द्वारा कॉन्करेंट लिस्ट के विषय पर कोई विधि बनाई जाती है तथा उसी विषय पर स्टेट लेजिस्लेचर भी कोई विधि बनाता है तो ऐसी विधि केंद्रीय विधि के विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। स्टेट लेजिस्लेचर ने वो विधि बना दी, लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बनाई हुई विधि अगर यूनियन की बनाई हुई विधि के अगेंस्ट है तो जिस लिमिटेशन या जिस हद तक, जिस मात्रा तक वो अगेंस्ट है, उस मात्रा तक वो क्या होगी बच्चों, वॉइड होगी। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात थी। एक बार वापस आप लोग सुन लीजिए अगर आपको समझ नहीं आया है तो। ये कहता है जब किसी टॉपिक के ऊपर मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, टॉपिक मीन्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का विषय, अगर उसके ऊपर यूनियन ने कोई कानून बना दिया, सेम उसी टॉपिक पर अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून बना दिया, तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर का बनाया हुआ कानून यूनियन के बनाए हुए यानी कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के विरोध में है, तो जिस सीमा तक वो विरोध में है, ठीक है ना, वहाँ तक वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्लियर? सेकंड क्लोज कहता है बेटा, क्लोज 2 में इसका एक अपवाद भी है। जो सेकंड क्लोज में आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो इसका एक्सेप्शन है। वो बताता है कि यदि राज्य द्वारा कॉन्करेंट लिस्ट में बताए गए किसी विषय पर कोई विधि बनाई जाती है और उस विधि में कोई ऐसा उपबंध है जो संसद द्वारा उस विषय पर पहले बनाई गई विधि के या किसी वर्तमान विधि के विरुद्ध है। ठीक है, कहने का मतलब है यदि राज्य द्वारा समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर बनाई गई किसी विधि में कोई ऐसा उपबंध है जो संसद द्वारा उस विषय पर पहले से कोई बनाई गई विधि के या किसी वर्तमान विधि के विरुद्ध है, तो राज्य द्वारा बनाई गई ऐसी विधि या वर्तमान विधि यदि उसको राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई तो उस राज्य में अभिभावी होगी। कहने का मतलब है ठीक है कि वो विरोध में तो है, लेकिन अगर ऐसी विरोधी विधि को प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल जाती है तो फिर वो उस पार्टिकुलर राज्य में लागू हो सकती है। लेकिन एक साथ ही साथ इसके एक प्रोविज़ो दे दिया आपको। वो प्रोविज़ो ये कहता है कि संसद राष्ट्रपति की अनुमति के बाद भी, मान लीजिए अनुमति मिल गई, उसको उस विधि को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई, वो उस राज्य में लागू है, लेकिन संसद की पावर तो इससे भी ज़्यादा है। वो क्या कह रहा है आपको, ये प्रोविज़ो कह रहा है कि संसद राष्ट्रपति की अनुमति के बाद भी इस विषय पर विधि बना सकती है और राज्य द्वारा जो विधि बनाई गई है उसी में किसी प्रकार का एडिशन, किसी प्रकार के चेंजेस या किसी प्रकार का वो उसको रिपील कर सकती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से यूनियन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। क्लियर हुई बच्चों बात? फिर हम बात करते हैं 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 की। 101 नंबर का जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम 2016 आया, उसके थ्रू आर्टिकल 246A इंसर्ट किया गया, जिसके अनुसार अनुच्छेद 246 और 254 में शामिल कोई बात होते हुए भी, आर्टिकल 246 बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी 254 पर भी हम चर्चा करके आ चुके हैं, इन दोनों में किसी बात के होते हुए भी संसद को और खंड 2 के अधीन, यानी कि जो हमें ये आगे क्लोज 2 दे रखा है उसके अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को, मतलब संसद को और राज्य के विधानमंडल को क्लोज 2 के अधीन रहते हुए या ऐसे राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर के विषय में विधि निर्माण करने की शक्ति होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया आर्टिकल 246 और 254 में किसी बात के होते हुए भी संसद को और खंड 2 के अधीन रहते हुए राज्य के किसी विधानमंडल को संघ या ऐसे राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर के विषय में विधि निर्माण करने की शक्ति होगी। दूसरा ऐसा क्लोज कहता है कि जहां माल या सेवा, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की हम बात कर रहे हैं, जहां माल या सेवा या दोनों का प्रदाय अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य में होता है, मतलब इंटर स्टेट होता है, वहां गुड्स एंड सर्विस टैक्स के विषय में संसद को विधि निर्माण करने की अनन्य शक्ति प्राप्त होगी। तो इस तरह से आपका 101 नंबर का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आप अपने आंसर में इसे भी डालें 246 एंड 254 का की चर्चा करने के बाद में।
फिर हम बात करेंगे बच्चों, ये तो हुआ एक चीज़। अब हम लास्ट में बात करेंगे कि क्या कोई ऐसे राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में क्या कुछ ऐसे भी उपबंध हो सकते हैं, ऐसे भी प्रोविज़न है कि स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दे दी गई हो। आंसर इज यस। कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची के विषय हैं, भले ही वो किसके सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी उन पर विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है, उन पर विधि निर्माण की शक्ति है संसद के पास। तो ऐसे कौन से विषय हो सकते हैं? फर्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 249। तो आर्टिकल 249 क्या कहता है कि आर्टिकल 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्य, यानी कि जो भी आपकी प्रेजेंट है और राइट टू वोट जिन मेंबर्स को है, वो मेंबर्स अगर 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित कर दे कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो गया है कि संसद राज्य सूची में बताए किसी विषय पर विधि बनाए, तो संसद को विधि बनानी होगी। तो यहाँ पर आर्टिकल 249 आपका इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 249 जो है वो ये कहता है कि राज्यसभा में जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स है, अगर वो 2/3 बहुमत से ये घोषित कर दे और संकल्प पारित कर दे कि भाई कोई विषय जो है राज्य सूची का वो राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, राष्ट्रीय हित में ज़रूरी है कि इस टॉपिक पर संसद विधि बनाए, तो संसद उस पर विधि बनाएगी। बट इसकी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस आर, ऐसे में जब तक वह संकल्प लागू है, प्रवर्त है मतलब जब तक कि वो लागू है, संसद का उस विषय पर कानून बनाना विधि संगत होगा। यानी कि अगर वो लागू नहीं है तो संसद उस पर कानून नहीं बना सकेगी। तो संसद के पास क्या है, पावर कब तक है, जब तक कि वो जो संकल्प है वो अभी लागू है। अभी संकल्प कब तक लागू होगा बच्चों? तो देखो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कि राज्यसभा का ऐसा संकल्प केवल 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहता है। यानी कि पार्लियामेंट के पास 1 ईयर तक पावर है कि वो उस टॉपिक के ऊपर, उस स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है उस पर कानून बना सकती है। क्लियर। फिर आगे बात करती है, क्वेश्चन ये है कि क्या राज्यसभा ऐसे संकल्प को बार बार दोहरा सकती है? यस। आगे आंसर कहता है कि इस अवधि को राज्यसभा प्रत्येक बार संकल्प द्वारा वापस से वो रिजोल्यूशन लाए और 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि संसद द्वारा पारित कोई भी विधि संकल्प के लागू न रहने से, अगर संकल्प अब लागू नहीं है तो 6 माह के समाप्ति पर, जैसे ही 6 महीने बीत जाएंगे, वो संसद द्वारा पारित जो कोई भी विधि थी, भाई संकल्प अब लागू नहीं है, जैसे ही संकल्प समाप्त हुआ उसके बाद 6 महीने के बाद ही वो विधि भी समाप्त हो जाएगी प्रवर्त में, यानी कि लागू वो नहीं रहेगी, प्रवर्तन में वो नहीं रहेगी। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से आर्टिकल 249 की हमने बात करी, जब संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। क्लियर, डन। अब हम बात करेंगे बच्चों सेकंड है आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 ये बात करता है आपकी आपात उद्घोषणा, यानी कि इमरजेंसी डिक्लेरेशन के बारे में, इमरजेंसी जो प्रोक्लेमेशन उसके बारे में। तो आपात उद्घोषणा की बात करें तो अनुच्छेद 250 के अनुसार जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। एक बात। दूसरी बात, संसद द्वारा बनाई गई ऐसी विधि आपात उद्घोषणा के समाप्त हो जाने पर 6 माह के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाती है, निष्प्रभावी हो जाएगी। तो हमने क्या देखा बच्चों? हमने देखा कि भाई क्या होगा, आपातकाल 200 आर्टिकल 250 क्या कहता है कि जब आपातकाल प्रवर्तन में है, आपात उद्घोषणा है, तो संसद के पास पावर है कि वो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है। और जब आपातकाल नहीं रहेगा तो उसके 6 महीने के बाद ये विधि निष्प्रभावी हो जाएगी। ध्यान देने की बात यह है कि ऐसे समय राज्यों की विधायी शक्तियाँ समाप्त नहीं हो जाती है। राज्य की भी जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, कानून बनाने की जो शक्ति है वो रहती है, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई विधि अगर संसद द्वारा बनाई गई यदि विधि के विरुद्ध है तो संसद की विधि लागू होगी ऐसे में, है ना। और राज्य के विधानमंडल ने अगर कोई विधि बनाई है तो वो विरोध की मात्रा तक, यानी कि जिस लिमिटेशन, जिस मात्रा तक वो संसद के कानून के अगेंस्ट है, वहाँ तक वो वॉइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? ये हुई 249 एंड 250। अब हम बात करेंगे बेटा इसके बारे में आर्टिकल 252, यानी कि थर्ड ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो राज्य सूची में बताए गए विषय पर कानून बना सके। तो थर्ड कंडीशन इज राज्यों की सहमति से बनाई गई विधि। आर्टिकल 252, यदि किन्हीं 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों ने संकल्प पारित कर दिया, किस बात का, कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को विधि बनाना वांछनीय, ज़रूरत है कि संसद उस पर विधि बनाए, अगर संकल्प पारित कर देते हैं 2 या 2 से अधिक राज्य, तो आर्टिकल 252 हमें क्या कहता है? व्हेन 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है ना, जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं आपके ये रिजोल्यूशन ले लेते हैं, पारित कर देते हैं, इस रिजोल्यूशन पास कर देते हैं इस बात का कि भाई किसी राज्य स्टेट लिस्ट के इस विषय पर संसद को कानून बनाना है, तो संसद उस पर कानून बनाएगी,
पार्लियामेंट के पास पावर हो जाएगी। ऐसी विधि को अन्य राज्य क्या ऐसी विधि को अन्य राज्य भी स्वीकार कर सकते हैं? आंसर इज यस। ऐसी विधि को अन्य राज्य संकल्प द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। दिस इज आर्टिकल 252। नाउ फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान, आर्टिकल 253। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 253। ये बहुत ही वाइड पावर्स है इसके संबंध में पार्लियामेंट को। संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं करारों यानी कि इंटरनेशनल जो भी ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उनके कार्यान्वयन के लिए, चाहे वह राज्य सूची का विषय हो नहीं हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भारत के अगर संसद को कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार जो है, इंटरनेशनल ट्रीटी और जो एग्रीमेंट है, अगर उसको एग्जीक्यूट करवाना है तो वो क्या करेगी कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। समझ में आ गई? तो इसके संबंध में वाइड पावर्स है आपके पास, संसद के पास में। देन द लास्ट पॉइंट इज़, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, यानी कि जब स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है अगर वो फेलर हो जाता है तब उस कंडीशन में क्या किया जाए, तो उस कंडीशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 आर्टिकल 356 बात करता है। तो आर्टिकल 356 कहता है जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट से या अन्यथा समाधान हो जाए, जब प्रेसिडेंट का या तो राज्यपाल की या तो गवर्नर की रिपोर्ट से या फिर किसी रीज़न की से अगर उस प्रेसिडेंट का ये समाधान हो जाता है कि भैया जो ये स्टेट है, इस स्टेट का जो ये इस स्टेट की जो सरकार है, इस स्टेट का जो शासन है, जो गवर्नेंस है, वो गवर्नेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं चल रही है, संविधान के उपबंधों के अनुसार वो चल ही नहीं सकती। ठीक है ना, स्टेट जो है उसमें संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है, यहाँ का शासन संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ किसके पास चली जाएगी? पार्लियामेंट के पास चली जाएगी। तो पार्लियामेंट राज्य के विधानमंडल शक्तियाँ संसद के पास चली जाएगी। वो इन अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो उसकी जो राज्य में जो शक्तियों का प्रयोग है, कानून बनाने की शक्तियों का प्रयोग है, वो या तो पार्लियामेंट करेगी, या फिर अगर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती है तो वो पार्लियामेंट के अधीन रहते हुए उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। समझ में आ गई बात? यानी कि देखिए, यह घोषित कर सकता है राष्ट्रपति ऐसी कंडीशन में, यानी कि अंडर आर्टिकल 356 राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो ये घोषित करेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद के अधिकार के द्वारा या उसके अधीन प्रयोग में ली जाएगी। क्लियर हो गई बात? यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट के अंडर रहते हुए काम करेगी। तो इस प्रकार हमने ये जो कंडीशंस देखी हमारी 1 से लेकर 5 तक की, वो देखी हमने कि किन टॉपिक्स पर पार्लियामेंट को पावर है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर कानून बना सकती है। तो इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक था, हमारा जो दो क्लासेस में हमने कवर किया, लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, वो हमारा कंप्लीट हुआ है बच्चों। अब नई अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।